देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है, इसमें MIC याद कर लें। देखिए पहले कॉलम में देखिए मैटर नॉट रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन, M है, नीचे क्या है इम्परफेक्ट फॉर्म और ऑब्वियस एरर, I हो गया, C से क्लरिकल मिस्टेक और एक्सीडेंटल एरर। तो MIC याद कर लें, पहला कॉलम याद हो गया। अब देखते हैं मैटर नॉट रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन। देखिए इन एन एग्जाम्पल देखें, इन एन आर्बिट्रेशन अबाउट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द आर्बिट्रेटर इंक्लूड्स ए डिसीजन about damages of a different issue such as intellectual property which was not part of the original case। मिसाल के तौर पे एग्रीमेंट में 10 पॉइंट थे और 4 पॉइंट पे डिस्प्यूट है, ए और बी सी डी 4 पॉइंट पे डिस्प्यूट है, ठीक है ना। और आर्बिट्रेटर ने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक पर डिसीजन दे दिया। तो आप जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जाएगी, कहेगी भाई हमारा डिस्प्यूट तो 4 पॉइंट पे था, ये 5वें 6ठे पॉइंट पे क्यों फैसला कर रहा है आर्बिट्रेटर। तो कोर्ट उसको अलग कर देगी। इससे क्या होगा, डिसीजन जो होगा आर्बिट्रेटर का मुतासर नहीं होगा, और डिसीजन तो ही रहेगा। उसने ए पे कहा है, ए पॉइंट पे कहा है, बी पॉइंट पे कहा है, सी पॉइंट पे कहा है, डी पॉइंट पे कहा है, ई एफ एस एक्स्ट्रा जी एच आई जे पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो कहें वो निकाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिसीजन आर्बिट्रेटर का वही रहेगा, लेकिन क्या होगा डिसीजन में से उसके अदर डिसीजन है उसको निकाल दिया जाएगा, आर्बिट्रेटर के डिसीजन में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। इम्परफेक्ट फॉर्म और ऑब्वियस एरर, कभी कभी यार आर्बिट्रेटर इंसान है, उसने डॉलर की जगह पौंड लिख दिया, पौंड की जगह रुपीज़ लिख दिया, या 10 लाख को 10 करोड़ लिख दिया। तो ये ऐसी मिस्टेक होती है, ऑब्वियस है जो नज़र आ रही है, प्राइमा फशाई है, उसको आप निकाल देंगे, ठीक है ना, या एक्स फशाई है, ठीक। क्लरिकल मिस्टेक है और एक्सीडेंटल एरर है, ऐसा भी हो सकता है कि डेट उसने गलत डाल दी, ठीक है ना, और पार्टी का जैसे नाम गलत लिख दिया, उसका नाम था असद, उसने उसको लिख दिया अमजद, तो ये सी कर देंगे, क्लरिकल मिस्टेक है। प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट था वो डिफेंस में थी, उसने लिख दिया क्लिफ्टन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया समझ में, सेक्शन 15 समझ में आ गया आपके, क्लियर हो गया ना। ये भी इसकी वर्डिंग है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये एक्चुअल लॉ है, ये वो एग्जाम्पल थी, ये लॉ है, तो ये पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा क्या है। ये मैंने फिर लॉ एग्जाम्पल दोबारा दी है आपको समझ में आने के लिए, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में आपको समझा चुका हूँ, परेशान होने का नहीं। अच्छा, UDIO याद रख लीजिएगा। रिमिट का मतलब ये होता है कि आर्बिट्रेटर ने फैसला किया, उसके फैसले में भी गलती है, आपने उसको कोर्ट में गए, एप्लीकेशन दी, कोर्ट पढ़ेगी और आर्बिट्रेटर से ये पागल तो क्या कर रहा है, सही फैसला नहीं कर रहा है, ठीक कर। तो आर्बिट्रेटर उसको ठीक कर देगा। मिसाल के तौर पे इसमें 2 बातें याद रखें, UDIO 4 बातें याद रखनी है। UDIO क्या होता है, UDIO अंडरमाइन, यू से अंडरमाइन, डी से डिटरमाइन, आई से इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, और ओ से ऑब्जेक्शन टू लीगैलिटी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपने ABCD पॉइंट पे क्या नाम है डिस्प्यूट है आपका, और उसने क्या किया, ABC पे 4 पॉइंट पे डिस्प्यूट था, उसने 2 पॉइंट पे डिसीजन दे दिया और 2 को भूल गया। तो ये कोर्ट कहेगी भाई तू पूरा कर, भाई सही कर, चारों पॉइंट पे डिस्प्यूट है, इसको तो चारों को सही करो, आधा फैसला कर दिया तुमने। या मिसाल के तौर पे उस ABCD पे पॉइंट पे डिस्प्यूट था और कोर्ट ने सॉरी और क्या आर्बिट्रेटर ने क्या किया, किसी और पॉइंट पे डिसीजन दिया। भाई एक खातून थी आर्बिट्रेटर, उसका नाम था शमा। शमा ने क्या किया, आर्बिट्रेटर और जो पार्टीज थी वो थी असद और राहिला। असद और राहिला का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो आर्बिट्रेटर के पास गया ना, तो चूंकि लड़की थी उसने क्या किया, नाजायज़ फेवर करना शुरू कर दिया राहिला को, इसने शमा ने। तो जो बातें थी भी नहीं आर्बिट्रेशन में डिस्कस करने की, उसने वो भी करके उस पर फैसला कर दिया। तो भाई ये तो कोर्ट उससे कहेगी भाई तुम जो झगड़ा है उस पर फैसला करो यार, तुमने वो फैसले क्यों करे जिसका ताल्लुक झगड़े से है ही नहीं। तो वो समझ में आ गया। ये तो अनडिटरमाइंड का मतलब है कि ABCD इशू थे, उसमें से आपने 2 पे फैसला किया, और डिटरमाइंड का मतलब है ऐसे फैसले कर दिए जो आपको क्या नाम है पार्टी ने था डिस्प्यूट का, ठीक है, क्लियर है नहीं। वेयर द अवार्ड इज सो इंडेफिनिट है एज टू बी इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अवार्ड दिया ना आर्बिट्रेटर ने, आर्बिट्रेटर लॉयर तो नहीं होता, और कभी कभी ये भी मालूम होता है कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जो आर्बिट्रेटर ने कहा है वो उसको हमें करना मुश्किल होता है, समझ में आ रहे हैं, मुश्किल होता नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया, पार्टी A B दरमियान डिस्प्यूट था, B से कहा तुम 5 लाख दो और अपना घर बेच के दो। अब वो घर नहीं बेच सकता, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में यार वो नहीं घर बेच सकता, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का है,
तो फिर ये इनकेपेबल एक्सक्यूज कोर्ट कहेगी भाई इसको कोई दूसरी पेनल्टी लगाओ, ये हटाओ। ऑब्जेक्शन ऑफ द लीगैलिटी का मतलब कोई ऐसा फैसला किया है आर्बिट्रेटर ने जो लीगली पॉसिबल नहीं है और लीगल इशू आ जाएगा, तो उसकी उस पर भी कोर्ट कहेगी इसका फैसला अपना सही करो, ठीक करो, बदलो। इस सब केस में रिमिट करेगी, जैसे हम कोर्ट में रिमांड कहते हैं ना, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रिमांड करती है, इस तरह यहाँ कोर्ट क्या करती है, वो रिमिट करती है आर्बिट्रेटर को। यहाँ रिमांड नहीं कहते, रिमिट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया और सेक्शन 16 समझ में आ गया है आपके, UDIO, बस ये याद रखिएगा। पावर टू रिमिट अवार्ड, ये लॉ की वर्डिंग है, मैंने लॉ आपके सामने छाप दिया है, यही लॉ कहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल सिनेरियो सेक्शन 17 का है, क्या है कि कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की और एक कॉन्ट्रैक्टर था। कंस्ट्रक्शन कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने, और उनके दोनों के पास चूँकि आर्बिट्रेशन था, दोनों ने पहले से तय किया हुआ था, तो आर्बिट्रेटर के पास गया, आर्बिट्रेटर ने कहा कि 5 लाख रुपए दो। कंस्ट्रक्शन कंपनी को गुस्सा, हम नहीं दे रहे, कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने देखा भाई ये तो बिल्कुल सही है, तो कोर्ट कहेगी भाई पेमेंट करो, आर्बिट्रेशन का फैसला बिल्कुल ठीक है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो डिग्री पास कर देगी और क्या होगा कि अब एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब बात आती है क्या इस पर अपील हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन अपील का स्कोप बहुत कम है, बहुत छोटा लिमिटेड है। आर्बिट्रेशन का फायदा क्या हुआ, अगर अपील नहीं हो गई तो फिर तो मामला दोबारा कोर्ट में चला जाएगा। हम कोर्ट से बचाने के लिए हमने ये लॉ बनाया है पूरा, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, कि कोर्ट में ना जाए, कोर्ट में लंबा हो जाता है प्रोसीजर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सुनो, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें अपील का स्कोप लिमिटेड है। तो ये भी आपकी समझ में आ गया, सेक्शन 17 है, ये क्लियर हो गया होगा। और लॉ की वर्डिंग भी आपको दिखा देंगे और फिर एग्जाम्पल भी दोबारा दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये लॉ की वर्डिंग है, देख लीजिएगा। इसमें बता दिया साफ के सेट असाइड की एप्लीकेशन देगी एक पार्टी, अगर उसकी सेट असाइड की एप्लीकेशन मतलब इसको ख़त्म करो, नहीं उसकी एप्लीकेशन कोर्ट देखेगी कि वो इसकी एप्लीकेशन गलत है, आर्बिट्रेटर का फैसला सही है, तो कोर्ट मना कर देगी, ठीक है ना। कोर्ट रिव्यू करेगी उसको। फिर क्या है, एक ऐसा भी होता है कभी कभी आर्बिट्रेटर का फैसला सही है या गलत है, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया है, अब आप जाते हैं कोर्ट के पास के हाँ मैं चाहता हूँ आर्बिट्रेटर के फैसले को ख़त्म करो, तो कट के ही टाइम गुजर गया भाई, अब यू आर टू लेट, लिमिटेशन ऑफ टाइम तो है हर जगह ना, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब ये है कि क्या होगा, कोर्ट जो होती है नॉर्मली अगर फैसला लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट उसी जजमेंट को क्या करेगी, रूल ऑफ लॉ बनाएगी और उस पर डिग्री पास करेगी और मामला फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, और एग्जीक्यूशन भी होगी इसके ऊपर। अब ये है कि क्या अपील हो सकती है, कोर्ट तो एग्जीक्यूशन करवाती है, अपील तो नहीं लेती। हाँ अगर फैसले में कुछ ऐसी गड़बड़ है, बड़ी जोरदार गड़बड़ है, आर्बिट्रेटर की, लॉयर नहीं होता वो, जज भी नहीं होता, या जज भी हो तो जज है, तो गलती तो हर एक इंसान से हो सकती है, तो अपील तो हर कोर्ट में होती है, तो आर्बिट्रेशन में भी लोग कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेशन अपील नहीं रखते, क्योंकि आर्बिट्रेशन इसलिए रखी गई थी कि कोर्ट से बचाया जाए। लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आर्बिट्रेटर का फैसला बिल्कुल ही गलत है और नामुनासिब है, तो फिर क्या करें, फिर ऐसी हालात में अपील की इजाज़त दी गई है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं फंसाना चाहता, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं प्लीज़। ये देखना एग्जाम्पल दोबारा मैंने लिख दी, क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ क्या कीजिए, मेरे घर के लिए, मेरी वालदा, मेरी फैमिली के लिए, अल्लाह मियाँ हम सबको पर रहमत नाजिल करे, परेशानी से बचाए, खुशियाँ दे, इमाम मेहदी आएँ और दुनिया के हालात बेहतर हों। बहुत दुनिया परेशान है, लड़ाई झगड़ा, यूक्रेन वार, पैलेस्टीन वार, ये सब मुसीबतें ये दूर हों। पाकिस्तान का पासपोर्ट की रैंकिंग पैलेस्टीन से भी ज़्यादा नीचे है, तो अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को भी तरक्की दे, हम सब पर रहम करे, खुशियाँ दे हमें, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा और टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, मुझे एक दुआ मौलाना फरमाते हैं कि मैं दूसरों में बुराई तलाश ना करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो और उसको ठीक करो, और दूसरों में अच्छाई तलाश करो। और फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, नबी पाक आका हैं इसके तमाम दुनिया के, और मौलाना फरमाते मैं उनका गुलाम हूँ। तो मौलाना फरमाते मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना फरमाते मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। नहजुल बलागा के अल्फाज नहीं, ये फरमाते मौलाना, ठीक है। ये दुआ ये भी पढ़ लीजिए, जैसे मैंने दुआ वही लिखा हुआ है, मौला का कॉल है, दूसरा भी मौला का कॉल है, तो ये दोनों कॉल अच्छी तरह पढ़ें,
याद करें। देखिए, ज़िंदगी में याद रखिएगा कि रिश्तों में ना एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। कोई आदमी बैब नहीं है, सिवाय अल्लाह, रसूल और होली पर्सनैलिटीज़ हैं, वो बैब है। इंसान नॉर्मल में ऐब होता है, मियाँ बीवी में, मियाँ में कुछ ऐब है, बीवी में कुछ बुराई है, बदज़बान है, कुछ लोग होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, तो हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रिश्तों की खूबसूरती इसमें है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कुछ ऐब आप में तो कुछ ऐब उसमें, बाप में, बेटे में, भाई में, बहन में, इस तमाम औलाद में और इस तमाम बाप औलाद में, ये सब होते हैं, रिश्तों में होते हैं। तो कभी ये ना सोचिएगा कि मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही दूसरा आदमी है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मुझे बहुत अच्छा साफ सुथरा आदमी मिल जाए, तो ऐसा आदमी आपको मिलेगा नहीं, आप अकेले रह जाएंगे। ठीक है ना?